अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस एक पुराना अंतरिक्ष में आवासीय स्थान है जो कम पृथ्वी की कक्षा में एक मॉड्यूलर संरचित कृत्रिम उपग्रह है। यह 1998 में पृथ्वी की लियो कक्षा में लॉन्च किया गया था और नवंबर 2000 से लगातार मानव ऑक्यूपाइड है। यह विश्व की टॉप 5 अंतरिक्ष एजेंसियों यूएसए के नासा, रूस के रोसकॉस्मोस, जापान के जेएकएसए, यूरोपीय संघ के ईएसए और कनाडा के सीएसए का एक संयुक्त परियोजना है। यह सैल्यूट, स्काईलैब और मीर स्टेशनों के अनुसरण का 9वें अंतरिक्ष स्टेशन का रूप है। यह स्पेस स्टेशन एक माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है और 15 विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दौरा किया गया है, जिन्होंने इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग किए हैं। आईएसएस एक सफल लेकिन पुराना अंतरिक्ष स्टेशन है जो अभी भी उपयोग में है। इसको लगभग 15 वर्षों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह इस समय सीमा से आगे निकल गया है। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी डीप स्पेस गेटवे नामक एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं जो आईएसएस की जगह लेगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूसी भागीदारी अब संदेह में है। भविष्य के स्पेस स्टेशन का मॉडल अंतरिक्ष के वाणिज्यिक दोहन पर आधारित है और आर्थिक रूप से निजी भागीदारी पर निर्भर होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दुनिया की तीसरी स्वतंत्र खिलाड़ी देश भारत का प्रतिनिधि एजेंसी है जो 2030 तक लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष में एक मानवयुक्त स्टेशन के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। 3 मॉड्यूल और लगभग 80 से 100 टन वजन के साथ चीनी अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की तुलना में हल्का होगा। आईएसएस का 400 टन वजन और इसमें 16 मॉड्यूल हैं, जिसमें 5 रूसी मॉड्यूल, 8 यूएस मॉड्यूल, 2 जापानी मॉड्यूल और 1 यूरोपीय मॉड्यूल शामिल हैं। आईएसएस को चलाने के लिए 30 मिशन और 1 दशक से अधिक समय लगा है। चीन केवल 2 वर्षों में तियांगोंग 3 को पूरा करने का इरादा रखता है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण तियानहे कोर मॉड्यूल के आसपास किया गया है। यह खंड मुख्य है और 3 चालक दल के सदस्यों के लिए जीवन समर्थन और रहने वाले क्वार्टर प्रदान करता है, साथ ही स्टेशन के लिए मार्गदर्शन, नेविगेशन और अभिविन्यास नियंत्रण प्रदान। इसमें 3 खंड हैं: रहने वाले क्वार्टर, एक सेवा अनुभाग और एक डॉकिंग हब। दूसरी ओर इसको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। रूसी कक्षीय खंड आरओएस है जो रूस द्वारा संचालित है और संयुक्त राज्य कक्षीय खंड यूएसओएस जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और कुछ अन्य देशों के साथ चलाया जाता है। प्रत्येक में अपने रहने के लिए क्वार्टर और साथ ही विज्ञान प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएसएस और तियांगोंग खुद के रखाव के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आईएसएस की विद्युत प्रणाली फोटोवोल्टिक का उपयोग करती है, जहां सौर सेल सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं। तियांगोंग प्रत्येक मॉड्यूल पर स्थित 2 स्टीयरेबल सौर ऊर्जा सेल्स का उपयोग करता है। ये सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने के लिए गैलियम आर्सेनाइड फोटोवोल्टिक कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। आईएसएस में बहुत उपयोगी और कुशल रोबोटिक हथियार हैं और इस समय चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में यह मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में मदद के लिए रोबोट हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। जब वे बाहर स्पेसवॉक पर जाते हैं तो वहां भी वो रोबोट्स की मदद लेते हैं। आईएसएस 2 दशकों से अधिक समय कार्यरत है, इसलिए 2 स्टेशनों के प्रयोगों की तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तियांगोंग में 1000 प्रयोगों की एक महत्वाकांक्षी प्रयोगात्मक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसके लिए नया चीनी अंतरिक्ष स्टेशन संलग्न दबाव वाले वातावरण में 20 से अधिक प्रयोगात्मक रैक रखने के लिए सुसज्जित होगा। अभी के लिए तियांगोंग का आकार, अनुसंधान क्षमताओं और अंतरिक्ष यात्री की रहने की क्षमता के लिए आईएसएस के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि यह देखना दिलचस्प है कि क्या यह धीरे धीरे बढ़कर आईएसएस जितना बड़ा और उत्पादक बन जाएगा।
अंतरिक्ष इंजीनियरों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए यह अध्ययन का एक रोमांचक क्षेत्र है। आज की दो सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के सैन्य और राजनीतिक एजेंडा इस क्षितिज का मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम करते हैं। दूरसंचार, मीडिया, जीपीएस, पर्यावरण विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में मौजूदा व्यावसायिक संभावनाओं के अलावा निकट भविष्य में और रोमांचक उम्मीदें भी हैं। माइक्रोग्रेविटी वातावरण में विशेष सुपर मिश्र धातु निर्माण, प्रदूषणकारी भारी उद्योग के स्थानांतरण और अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन उनमें से कुछ हैं। आजकल निकट भविष्य में किसी अंतरिक्ष स्टेशन से किसी एस्ट्रॉइड से दुर्लभ धातु सामग्री के खनन की भी परिकल्पना की गई है। और इसके अलावा यह निकट भविष्य में इंटरस्टेलर यात्राओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक अंतरिक्ष स्टेशन का विकास और रखरखाव अपनी लागत, चुनौतियों और जोखिमों के लिए जाना जाता है। आईएसएस में लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है और हर साल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसके रखरखाव में चला जाता है, जो कि भारत सरकार के अंतरिक्ष स्टेशन को बढ़ावा देने वाले संगठन इसरो के वार्षिक बजट के लगभग बराबर है। इसलिए अंतरिक्ष संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और मानव जाति की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने निजी क्षेत्र के दिग्गजों की भागीदारी शुरू की है। अंतरिक्ष व्यवसाय में शीर्ष निजी कंपनियों की सूची काफी प्रभावशाली है, जिसमें बोइंग, स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और बहुत कुछ शामिल हैं। स्पेसएक्स एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। यह अपने फाल्कन रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के लिए जाना जाता है। निजी स्रोतों और निवेशों से लगभग 21 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित करते हुए कंपनी पिछले दशक में बहुत सफल रही है। इस अंतरिक्ष उद्योग में कुछ और छोटी नवीन कंपनियां भी एक्टिव हैं। नासा अब अंतरिक्ष स्टेशनों के वाणिज्यिक शोषण के प्राइवेट मॉडल का विस्तार कर रहा है। उम्मीद है कि मध्यम आकार के निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतरिक्ष में निर्माण के अधिक से अधिक कार्य चुनौतियों के साथ कर सकते हैं। हालांकि जब तक नासा और उसके सहयोगी नए अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण जल्दी नहीं कर लेते, तब तक आईएसएस के अपने उत्तराधिकारी के तैयार होने से पहले सेवानिवृत्त होने की अपमानजनक संभावना का सामना करना पड़ सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को बड़ी कठिन स्थिति में छोड़ेगा, क्योंकि चीन का अपना एक पूर्ण स्टेशन होगा और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक काम नहीं कर सकेंगे।